मैम ये लिखा है ये मैंने लास्ट वीकेंड लास्ट आई नहीं थी ना, हमने ये सब किया। हाँ लास्ट नहीं, थोड़ी बहुत चीजें एक दो इनसे ना वो कर लेना, एक दो हमने, और इसके हमने दो क्या किए थे, मैक्सिमम भी किए थे। फर्स्ट मैक्सिमम क्या था सर, आपने नहीं लिखा ये गुरमन लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा ग्रुप में डाल दो, लिखा ही है। हाँ ये ना ग्रुप में डाल दो। हमने दो मैक्सिम किए थे कि इंटरेस्ट रिपब्लिक के फिनिश लिटियम की इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एंड ऑफ लिटिगेशन, क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन है हमारा, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और हमने एक लिमिटेशन पीरियड सेट नहीं किया और लोगों को ऐसे छोड़ दिया कि आप कभी भी आओ केस फाइल करते रहो, तो फिर तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। अभी हमसे हैंडल नहीं हो रहा, इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इतना कुछ चल रहा है। तो इस वजह से लिमिटेशन लॉ बना दिया गया कि अगर जिसको अपने राइट्स चाहिए तो उनको भी थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए कि विद इन द लिमिटेशन पीरियड, एक रीजनेबल टाइम जो लॉ ने प्रोवाइड किया है उसके अंदर अंदर अपना जाके क्लेम कर ले। पहला तो हमने ये किया था मैक्सिम। दूसरा मैक्सिम हमने किया था विजिलेंटिवस नॉन डॉर्मेंटिवस जोरा सबवेनिएंट। इसका मतलब था कि द लॉ असिस्ट those that are vigilant with their rights and not those who are sleep over their rights, कि जो खुद ही अपने राइट्स को लेकर के सो रहे हैं, है ना, बैठे हुए हैं, उनको कुछ फिक्र नहीं है कि क्या हो गया, तो लॉ उनको क्यों असिस्ट करे? लॉ भी उनको असिस्ट करेगा जो अपने राइट्स को लेकर के विजिलेंट हैं। ठीक है, ये सारा इसने ग्रुप में भेज दिया है, ये सब उसके अंदर है। ठीक है, आप सबको मिल गया होगा पेज। ठीक है, इन उसके ऊपर फिर हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। कहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है? क्वासी जुडिशियल मतलब क्वासी का मतलब होता है सेमी जैसा, मतलब प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा जुडिशियल होता है पर स्ट्रिक्टली जुडिशियल प्रोसीडिंग। जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग में एविडेंस एक्ट ये वो हम बहुत ही फॉर्मेलिटीज के साथ और बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लेके चलते हैं, पर क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं होता। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, हमारा लेबर कोर्ट है, वहां पर प्रोसीडिंग ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है, तो और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, कोई यूनिवर्सिटीज में कोई कुछ इशू हो जाता है, वही डिपार्टमेंट सारा सॉल्व कर रहा होता है, तो उन सब चीजों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई इशू है उसके ऊपर ये नहीं होता। रिट्स हमारे पास एक 32 और एक 226 में हमें रिट्स दी हुई है, उनके ऊपर भी फंडामेंटल लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं अप्लाई होता? रिट्स हम कब फाइल करते हैं? पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिट्स फाइल की जाती है ज्यादातर, और जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या पब्लिक अथॉरिटीज अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही होती, या फिर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, हैबियस कॉर्पस को वारंट, तो ये सारी चीजें हम तभी फाइल करते हैं। तो अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट में ही ये सारी चीजें करेंगे तो क्या होगा, जो पब्लिक सर्वेंट है ज्यादातर उनके अगेंस्ट जा रही है रिट, ये जो पब्लिक अथॉरिटीज है, तो लोग उसका मिसयूज करना शुरू कर देंगे, फिर तो लोगों के साथ बहुत धक्का होने लग जाएगा। इसलिए रिट्स के ऊपर भी हमने लिमिटेशन लॉ को अप्लाई नहीं किया, रिट्स को भी हमने साइड रखा हुआ है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी जो है ये अप्लाई नहीं होता। तो अगर ये क्वेश्चन आता है बार बार, ये क्वेश्चन क्या होता है कि रेट्स के ऊपर क्यों नहीं लगता? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में डाली जाती है ना रेट्स, तो हमने पब्लिक इंटरेस्ट, मैंने बोला ना कि पब्लिक सर्वेंट, ज्यादातर पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड होती है रेट्स के अंदर। कभी हम रिट डाल लेंगे यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, हमने डाल दी रिट, डाल दी यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट नहीं दिया, कुछ नहीं किया, उसके अगेंस्ट कोई डाल दी, है ना। कभी किसी को अरेस्ट करके ले गए, हम हैबियस कॉर्पस डालते हैं, चलो हैबियस कॉर्पस डाल दी। अदरवाइज कुछ और हुआ, कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा, तब हम रिट डाल देते हैं। और वो एक वो होता है कि अगर कोई एक सीट, उसने एक पोस्ट ली हुई है, तो अगर हमको लग रहा है कि वो बंदा उस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, अभी जो पीएम मोदी का चला था ना, तो एक रिट डाली थी, मैं भूल गई हूँ एडवोकेट का नाम, उसने डाली थी कि इसकी जो डिग्रीज है वो रॉल में चाहता था ना कि ये वाली डिग्री है वो वाली डिग्री है, तो उन्होंने डाली, तो उनके पास डिग्रियां निकली नहीं, फर्जी। स्मृति ईरानी को जब शिक्षा मंत्री बनाया गया तो लोगों ने रिट्स डाल दी कि दिखाओ इनकी डिग्रीज का है, तो वो सिर्फ +2 पास निकली। तो लोगों ने कहा कि जो खुद +2 पास है वो शिक्षा मंत्री कैसे हो सकती है? ठीक है, और हमने क्या किया था इसके अंदर, हाँ हमने ये किया था, और हमने हाँ ये हमने मोटा मोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिखा था, जो कि प्री के अंदर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पार्ट 1, 2, 3, 4 करके ये कितने पार्ट्स है? पार्ट 5 है।
ठीक है। पहले पार्ट के अंदर हमको बताया हुआ है कि सूट कब सूट अपील और एप्लीकेशन प्रिलिमिनरी है। पहले पार्ट के अंदर पार्ट 1 डील करता है प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट है और इसकी कमेंसमेंट है। पार्ट 2 के अंदर लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन दिया हुआ है कि सूट के केस में, अपील के केस में और एप्लीकेशन के केसेस में कितनी कितनी लिमिटेशन पीरियड आपके पास है। फिर उसके बाद कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड है कि हम जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट होगा वो कब से होगा, कितना होगा, वो सारा कुछ 12 से लेकर के 24 तक बताया हुआ है। उसके बाद पार्ट 4 एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, ये हम इसमें ईजमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं, ईजमेंटरी राइट जो होते हैं हमारे उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। मिसलेनियस में हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम ये पढ़ते भी नहीं, पेपर में आता नहीं है। उसके अलावा जो शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल है ना लास्ट में दिया हुआ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इधर तो हमें शेड्यूल मिला हुआ है पेज 18 से, ठीक है ना। ये शेड्यूल्स ये आपको सारे ऑलमोस्ट पता होने चाहिए और इसमें इंपॉर्टेंट जो है जैसे ये फर्स्ट शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 64, 65 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर में शेड्यूल से क्वेश्चन पूछते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉ एक कॉन्ट्रैक्ट केस के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा, सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा, सूट रिलेटिंग टू मॉर्टगेज पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल रट्टा है ये। तो इसमें रट्टा, इसमें इजी बात ये है, देखो पार्ट 1 में लिखा हुआ है सूट रिलेटिंग टू अकाउंट्स, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी है सब में 3 इयर्स है। फिर सेकंड है पार्ट 2 में सूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, सब में 3 इयर्स है। तो ये बात क्लियर होगी जब वहां पे आएगा बात अकाउंट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमेशा 3 ईयर होगा। फिर हमने आगे पढ़ा है, आगे जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं उसके बाद है सूट रिलेटिंग टू डेक्लेरेशन, उसमें भी 3 इयर्स है, ठीक है। सूट रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी 3 इयर्स है। ऑलमोस्ट सब में 3 इयर्स है। अब हम आते हैं जो एक्सट्रैक्ट, उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड बचता है 12 इयर्स का, 20 इयर्स का, 30 इयर्स का, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये चीजें थोड़ी सी याद करने वाली है कि अगर मॉर्टगेज की बात हो रही है, बाय द मॉर्टगेजर, रिडीम्पशन और रिकवरी की बात हो रही है तो 30 इयर्स टाइम पीरियड दिया हुआ है। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी रिडीम करवानी है या रिकवर करवानी है तो 30 इयर्स है। और रिकवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको डिस्पोजेस किया गया है तो कितना टाइम पीरियड है, 12 इयर्स। उसके बाद रिकवरी ऑफ सरप्लस कलेक्शन रिसीव्ड बाय द मॉर्टगेजी, जो भी उसके पास सरप्लस कलेक्शन होगी आपको वो भी रिकवर करना है तो कितना, 33 इयर्स, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद ये 63 इंपॉर्टेंट है, 64 बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में बहुत बार आता है, बहुत बार, ठीक है। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। उसके आगे वाले इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ट्रस्ट वाला देख लेना एक बार, सूट रिलेटिंग टू ट्रस्ट, पेज नंबर 28 पे, ट्रस्ट रिलेटेड ना, ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो एक में है टू रिकवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेड टू इन द ट्रस्ट एंड आफ्टरवर्ड 12 इयर्स है। और टू रिकवर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एक में मूवेबल की। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 12 इयर्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी में 3 इयर्स है। ये ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। फिर है सेट असाइड द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया है किसमें, जो हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस, ये हमने ट्रस्ट में पढ़ा था कि ट्रस्ट किन किन उसमें हो सकता है, किसी भी रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को हम ट्रस्ट बना सकते हैं, तो उसमें भी 12 इयर्स। तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में यहाँ पे भी 12 इयर्स है, यहाँ पे भी 12 इयर्स, चाहे वो ट्रांसफर से रिलेटेड हो चाहे वो पोजेशन से रिलेटेड हो। लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो 3 इयर्स है। ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें। 92 में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 94 में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 96 में कौन सी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो तीनों जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है 12 इयर्स है। उसके बाद 93 में मूवेबल है, 95 में मूवेबल है, इन दोनों में 3 इयर्स है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक से याद कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मिसलेनियस है इसमें से भी आ जाता है, जैसे कि प्रीएम्पशन वाला, फर्स्ट क्वेश्चन प्रीएम्पशन वाला पूछ लेते हैं, टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जो हमने पढ़ा था ना प्रीएम्पशन वाला, याद होगा हमने पढ़ा था। प्रीएम्पशन क्या होता है, अभी हम रिवाइज करेंगे ना, मैं बताती हूँ, ठीक है। 1 ईयर। उसके बाद बाय अ पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर रेफर्ड इन रूल 63, ये छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 100, to alter or set aside any decision or order of civil court in the proceeding other than a suit or any act order of an officer of government in his official capacity। इस केस में 1 ईयर है। फिर 101 इंपॉर्टेंट है, upon a judgment including a foreign judgment or a recognition जो भी है। 102, उसके बाद 102 इंपॉर्टेंट है। फिर 109, 1110, 110 ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 113 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन प्रिस्क्राइब पीरियड जो दिया हुआ है, ठीक है। 1114 इंपॉर्टेंट है, 15, ठीक है, 17, 18, 20 ये रिवीजन से रिलेटेड है। देखो रिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर पार्ट 1 में ना, 118, 19 आर्बिट्रेशन और 120, ठीक है। ये हम सारा रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, बस ये इम्पोर्टेंट है। हाँ लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, ठीक है। यही पूछते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ट्रांसफर को आपने सेट असाइड कराना है, सेल को, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है, ठीक है, मॉर्गेज के केस में क्या है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या है। चाहे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आए, चाहे पार्ट परफॉर्मेंस आए, जब बात कॉन्ट्रैक्ट की आ गई आंख बंद करके 3 इयर्स लिखना है। हर कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स ही है। मैम और ये तो नहीं ना पूरे टाइम फ्रॉम व्हिच पीरियड बिगिंस टू रन, ये तो नहीं ना सिर्फ पीरियड ऑफ हाँ ये क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ लिमिटेशन एक्ट ढंग से पढ़ना। उसमें ना बड़े से क्वेश्चन दे देते हैं उन्होंने, सीपीसी और लिमिटेशन को मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं, एक आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि ए ने बी को इतना इतना बड़ा सा क्वेश्चन होगा, इस दिन उसने पैसे लिए, फिर उसने कहा कि मैं 5 साल बाद वापस दे दूंगा, फिर वो लेने गया, उसने मना कर दिया, फिर 3 साल बाद ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना सारा कुछ घुमाने के बाद फिर वो पूछते हैं कि अब बताओ पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा। या तो ऐसा पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कि इसको कितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़े ना सेक्शन डिसेबिलिटी वाले ये वाले, तो ही आप उनको कर पाओगे, वरना वो होते नहीं है। सबसे ज्यादा गलत होते हैं लिमिटेशन और सीपीसी के क्वेश्चन हर किसी के। ये भी करने पड़ेंगे, कब से शुरू हो रहा है। मतलब ये तो रट्टे वाले, इससे क्वेश्चन वो नहीं आते, ये तो आपने रट्टा किया है ना, तो वो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें काम आएगा ना। उसमें दिया हुआ है सीधा सीधा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और लिमिटेशन पीरियड आपको बताया नहीं हुआ, आपको पता है कि पहले कितना है, तभी तो आप लगा पाओगे ना कटवट करके कि एक्सक्लूड करो ये करो। तो आप एक्सक्लूड कितने में से करोगे अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रिस्क्राइब पीरियड कितना है, इसलिए भी पता होगा। ऐसे छोटा एक्ट है लिमिटेशन, पर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए भी। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लिमिटेशन से। लिमिटेशन लास्ट जब मैंने दिल्ली का पेपर दिया था तो मेरे जितना ज्यादा मुझे बर्बाद इन्होंने किया ना वहां पे बैठ के, मतलब मैं बहुत अच्छा पेपर कर रही थी, लास्ट में फिर इन्होंने लास्ट में डाले हुए थे आर्बिट्रेशन, लिमिटेशन और सीपीसी लास्ट में डाले हुए थे। इतने गंदे क्वेश्चन थे ना, इतने गंदे, बहुत गंदे वाले। अभी ना डीजीएस का लास्ट प्रीवियस पेपर उठा के देखना और देखना आपको सबसे अच्छी ट्रिक ये है लिमिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने की। डीजीएस का 18 का उठा लो, 19 का उठा लो और उससे पिछला वाला उठा लो, उसमें लिमिटेशन के क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करो। अगर आप उनको करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, आंसर की दी हुई है, मतलब आपने सही पढ़ा है। अगर आप नहीं हो तो आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत है। मैंने ना 2018 वाली बुक है मेरे पास, तो उसे नहीं है लेकिन मेरे को एमसीक्यूज की ना वो कोई जरूरत नहीं। 19 में हुआ था क्या पेपर डीजीएस का? हाँ 19 में हुआ है, वो ऑनलाइन मिल जाएगा, उसकी आंसर मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ इससे अच्छे पेपर डीजीएस में और हरियाणा में हालांकि उतने टफ नहीं आते, मतलब डीजीएस में थोड़े ज्यादा टफ आते हैं, पर लिमिटेशन से क्वेश्चन सिंपल भी पूछा जाता है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं कि अगर आपने ढंग से नहीं ना पढ़ा, सिर्फ रट्टा मारा है, तो आप उनको नहीं आंसर कर पाओगे, वो गलत ही होगा पक्का। फिर या तो उनको छोड़ के आना पड़ेगा या फिर ऊपर वाले के ऊपर, क्योंकि फिर नेगेटिव मार्किंग भी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखने का तरीका क्या है, मतलब जैसे मुझे एग्जीक्यूशन फाइल करनी है आर्बिट्रेशन अवार्ड की, तो मैं कहाँ जाऊँ, कौन से उसमें देखूँ? देखो सर इसमें ना जो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें सारा दिया हुआ है कि अगर जो पीछे हमने वो पढ़ा है अभी ढंग से आप पढ़ोगे कि अगर आपकी सूट है तो आपको लिमिटेशन पीरियड कितना है, एप्लीकेशन है तो लिमिटेशन पीरियड कितना मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन है तो लिमिटेशन पीरियड कितना मिलेगा, सारा दिया हुआ है इसके अंदर। अगर ये आप इसको रट्टा नहीं मारा जाएगा, रोज एक नजर मार लो। हम कोशिश किया करेंगे यहाँ पे आके हर दूसरे तीसरे दिन इसको थोड़ा रिवाइज कर लिया करें। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि सूट एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन थी पर किसी बंदे ने अपील डाल दी, तो एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन है वो उस टाइम के लिए इंजंक्शन लगा देगा कोर्ट के ऊपर, वो रुक जाएगी जब तक अपील नहीं होगी, है ना। अपील 3 साल तक चली, फिर ये हुआ फिर वे हुआ, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अब बताओ एग्जीक्यूशन का जो टाइम पीरियड था लेट्स से 3 साल था, तो वो आपसे पूछेंगे कि अब उसको कहाँ से 3 साल मिलेंगे, कब से मिलेंगे और कितना मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये आप बेस्ट तरीका तो ये है कि पास्ट ईयर डीजीएस के और हरियाणा के और पंजाब के पेपर सॉल्व करो। और एक जो अच्छा पेपर आता है आई थिंक राजस्थान में तो इतने ज्यादा पूछते नहीं है, पर राजस्थान का चेक कर लेना,
ठीक है, कई कईयों में इतना ज्यादा टफ पूछते नहीं है, इजी इजी पूछते हैं। यूपी में देखना, यूपी के भी टफ क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़े टफ होते हैं ना उनका ट्राई करना, इजी वाले मत ट्राई करना। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी रिवीजन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है ये रहा, ये कब इन्फोर्स हुआ था, इन्फोर्समेंट डेट आपको एसईयू टिप्स पे होनी चाहिए। कब हुआ था बताओ? 64। और इनैक्टमेंट डेट होती है जिस दिन इनैक्ट हुआ था, बन गया था ना, और जिस दिन एनफोर्स, जिस दिन फोर्स में आ गया था वो। तो आपको दोनों डेट्स याद होनी चाहिए, पूछते हैं। ठीक है, और किसने रेकमेंड किया था? थर्ड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की थर्ड रिपोर्ट के अंदर। प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटैंटिव लॉ है या एडजेक्टिव लॉ है? तो ये प्रोसीजरल लॉ है। लेक्स फॉराई है या लेक्स लोकाई है? क्या है ये? लेक्स फॉराई। ठीक है, कब किस किस पे अप्लाई नहीं होता वो हम कर चुके हैं। अब डेफिनेशन में जो पेपर में आती है, एप्लीकेंट की डेफिनेशन आती है, तो आपको ये डेफिनेशन रखनी होनी चाहिए कि पिटिशनर इंक्लूड है कोई एनी पर्सन थ्रू whom applicant derives his right to apply। ठीक है, थर्ड, एनी पर्सन whose state is represented by applicant as executor, administrator or other representative। याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट में था पिटिशनर है, सेकंड में कोई भी पर्सन जिससे आपको राइट टू अप्लाई ड्राइव्स हो रहा है। ठीक है, थर्ड में है कोई भी बंदा जो रिप्रेजेंट करता है एज ए एग्जीक्यूटर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और फिर या कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव। उसमें सारे ही रिप्रेजेंटेटिव आ गए, लिक्विडेटर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, वो सब है ना। बी में एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन में इंक्लूड है पिटीशन भी। ठीक है, बी में। सी में दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आता है पेपर में। बिल ऑफ एक्सचेंज में इंक्लूड है हुंडी और चेक। ये ना एक वो ही होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो होता है जैसे हमारे चेक होते हैं ना, उसी टाइप से वो होती है। मतलब मुझे आजकल अच्छे से नहीं पता उसका एग्जीक्यूशन वो क्या होता है। मैम पहले होती थी, गूगल पे सर्च कर लो अभी शायद अभी काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। हाँ, कितने पैसे मिलेंगे रिटर्न में कुछ वैसा है ना। फिर है चेक, फिर डी बॉन्ड इंक्लूड। और देखना इन सब में, बी में, सी में, डी में और ए में भी इंक्लूड्स इंक्लूड्स इंक्लूड्स। तो जहाँ पे वर्ड इंक्लूड दिया होता है ना, तो उनके अंदर जो दिया हुआ है तो वो सब कुछ इंक्लूड करके उसके अलावा भी बोल रहे हो। बॉन्ड में इंक्लूड है इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर। बॉन्ड हमको पता है क्या होता है, जब हम कोर्ट में भी बॉन्ड भरते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? कोर्ट में बॉन्ड भरते हैं ना, तो उसका क्या मतलब होता है? श्योरिटी बॉन्ड भर रहा है कि इतनी इतनी को मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा, और अदरवाइज भी जब वो खुद का बॉन्ड भरवाते हैं कि इतना इतना पे है जो वो मैं कर दूंगा अमाउंट। ठीक है, ऑन कंडीशन दैट द ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड और इज नॉट परफॉर्म एज द केस मे बी। उसमें सब लिखा होता है, कंडीशंस, क्या ऑब्लिगेशन राइज होंगे अगर आपने परफॉर्मेंस की नहीं की। बॉन्ड के अंदर सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, फिर है डिफेंडेंट कौन है, जो हमने एप्लीकेंट में पढ़ा वैसा सही, सिर्फ यहाँ पे डिफेंडेंट है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom डिफेंडेंट ड्राइव्स हिज लायबिलिटी टू बी सूड। एप्लीकेशन प्लेंटिफ के पास क्या लायबिलिटी होती है, पिटिशनर के पास अप्लाई तो वो करेगा। डिफेंडेंट का काम तो क्या होता है? डिफेंस करना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव हिज लायबिलिटी टू बी सूड, उसको कोई सू करेगा। सेकंड, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें सिर्फ दो लोग हैं। फिर है एफ, ईजमेंट। ईजमेंट क्या होती है? ये पेपर में डेफिनेशन तो नहीं पूछते बट फिर भी पढ़ लो। इंक्लूड द राइट नोट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। एक ईजमेंटरी राइट क्या होते हैं पता है? 20 साल से ज्यादा अगर हम किसी रस्ते को यूज कर रहे हैं या कुछ अनइंटरप्टेड फ्री यूज, ओपनली आप यूज कर रहे हो और आपने कोई इंटरप्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपका ईजमेंटरी राइट क्रिएट हो जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी थी किसी प्राइवेट पर्सन की तो है 20 साल, अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तो टाइम पीरियड है 30 साल। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर गुड फॉरेन कंट्री कौन है? फॉरेन कंट्री ऑब्वियसली अदर देन इंडिया। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 30 है। हाँ, ठीक है। जी में है फॉरेन कंट्री, एच में है गुड फेथ। नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ। तो सिंपल सी बात है, अगर गुड फेथ की डेफिनेशन आएगी, पूछा जा रहा है लिमिटेशन के अंदर, वैसे ज्यादातर पूछते नहीं है। गुड फेथ आईपीसी में अलग से कुछ बताया हुआ है, मतलब सिमिलर सी है तो थोड़ा गुड फेथ की डेफिनेशन हमें आईपीसी में मिल जाएगी। गुड फेथ हमको हर जगह सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी बार बार हम गुड फेथ यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी गुड फेथ आएगा बार बार। तो लेकिन इसमें गुड फेथ इन्होंने क्या बोला है कि जहां पे ड्यू केयर और अटेंशन है, मतलब बंदा गुड फेथ में, दो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ड्यू केयर एंड अटेंशन, सिर्फ दो चीजें। तो आप
गुड फेथ में थे। प्लेंटिफ क्या हुआ, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom plaintiff derives his right to sue, same। फिर any person whose state is representative by plaintiff as executor, administrator और other representative। plaintiff और defendant की सेम डेफिनेशन है, सिर्फ ऊपर liability to sue है और इसमें है right to sue। right to sue plaintiff को मिलेगा ना, इसलिए। फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, जे में दिया हुआ है। हमने किया था कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। हमने ये सर आप आएंगे थे ना शेड्यूल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, 3 साल। उसके अलावा भी इन्होंने क्या कहा है, एंड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मींस, ये तो हो गया हमारा लिमिटेशन पीरियड, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। 3 साल का टाइम पीरियड मिला था, पर जिस टाइम ये टाइम पीरियड हुआ बंदा डिसेबल था, ठीक है। हमने किया था जब ये डिसेबिलिटी सीज होगी तब से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल ये 5 साल तक डिसेबल ही रहा, ठीक है। यहाँ पर ये केपेबल हो गया सूट फाइल करने के लिए। 5 साल ये मिलेंगे क्योंकि ये तो उसको मिले ही, वो डिसेबल था। 3 साल यहाँ पर मिल जाएंगे, इसका मतलब 5 3 उसको कितने साल मिले, 8 साल। ये है प्रिस्क्राइब पीरियड, इसको प्रिस्क्राइब पीरियड बोलते हैं। जो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया है एक्सक्लूजन करके और या फिर एक्सटेंशन करके, जो भी आपको मिला है उस सबको मिला के पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। हाँ, एक्सक्लूडेड पीरियड जो मिला है, जो भी आपको या जो आपका कंडोन किया गया है सारा कुछ, उस सबको इंक्लूड करके जो होगा वो प्रिस्क्राइब पीरियड होगा, ठीक है। ये है डिफरेंस प्रिस्क्राइब पीरियड और उसमें। तो कंफ्यूज नहीं होना, जे में ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है, जे में ही प्रिस्क्राइब पीरियड दिया हुआ है। लिमिटेशन पीरियड तो इन्होंने सिंपल बोला है, जो शेड्यूल बता रहा है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम काउंट करेंगे जो प्रोविजन दिए हुए एक्ट में उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो प्रिस्क्राइब पीरियड होगा, ठीक है। फिर के promissory note means any instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specific sum of money to the another। promissory note सबको पता है कि हम क्या करते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि इतना इतना पेमेंट है, इतनी इतनी डेट को मैं पे कर दूंगा। एक तरीके से प्रॉमिस किया है रिटर्न में कि ये आपका है, ये वाली मेरी लाइबिलिटी बनती है और मैं ये पे कर दूंगा। फिर सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एप्लीकेशन। सूट में सिर्फ सूट, अपील और एप्लीकेशन उसमें इंक्लूड नहीं है। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, मींस अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट टॉर्ट नहीं होता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो सिविल सूट ही है, बट फिर भी वो टॉर्ट नहीं है, ठीक है। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो आता ही आईपीसी के अंदर है, वो भी टॉर्ट नहीं है। ट्रस्टी कौन है, ट्रस्टी में बस आपको ये ध्यान रखना है, ट्रस्टी में इंक्लूड नहीं किया गया है बेनामीदार को, मॉर्टगेजी को, ठीक है। जो रिमेनिंग है इन द पोजेशन आफ्टर द मॉर्टगेज हैज बीन सेटिस्फाइड, मॉर्टगेज सेटिस्फाइड भी हो गया उसके बाद भी वो पोजेशन में है, फिर भी वो ट्रस्टी नहीं है। और अ पर्सन इन अ रॉन्गफुल पोजेशन विदाउट द टाइटल, एडवर्स पोजेशन जिसके पास है, रॉन्गफुल पोजेशन जिसने लिया हुआ है उसको हम बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। तो जिसके पास रॉन्गफुल पोजेशन है वो भी ट्रस्टी नहीं है, ठीक है। तो 3 लोगों को एक्सक्लूड किया हुआ है ट्रस्टी की डेफिनेशन से, बेनामीदार और जो एडवर्स पोजेशन में है मतलब गलत पोजीशन में, और वो वाला मॉर्टगेजी जिसका मॉर्टगेज जो है जो भी अमाउंट है वो सेटिस्फाइड भी हो गया उसके बाद में पोजीशन उसी के बाद प्रॉपर्टी टैक्सेस से बचने के लिए ना लोग क्या करते हैं कि अभी तो किसी और ठीक है, किसी ऐसे के जो फैमिली में ना हो, लोगों को पता ना चले कि इसकी है, पर एक्चुअल में ओनर कौन होता है वही होता है, उसका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नाम चलता है, उसका नाम सिर्फ किस में चलता है, डॉक्यूमेंट में, ठीक है। मैम तो ट्रस्टी इंक्लूड कौन हुआ है? ट्रस्टी में सर ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, हमने उस दिन किया था, सिर्फ वही ट्रस्ट है कि मैंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने बनाया और मैंने आपको ट्रस्टी बना दिया। ट्रस्टी आप मैनेजर हो, मतलब ट्रस्टी का मतलब मैनेजर सर या फिर से आप ही डील करोगे। मैंने स्पेसिफिकली या इम्प्लाइडली आपको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, आप ही ट्रस्टी हो, आपके अलावा कोई और आ जाए। वो प्रॉपर्टी मैंने किसके नाम पे ली हुई है, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी मैंने अपनी मम्मी के नाम पे ली हुई है, वो ट्रस्टी नहीं है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्योंकि मैं तो बाहर हूँ, आप ट्रस्टी हो, आपसे कोई धोखाधड़ी करके एडवर्स पोजेशन ले ले इस प्रॉपर्टी का, वो भी ट्रस्टी थोड़ी हुआ,
मैंने ये प्रॉपर्टी Trustee मॉर्टगेज पर रखी हुई थी, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो भी ट्रस्टी है, ट्रस्टी सिर्फ आप ही हो, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो हमको तो ये रखना है, इन्होंने ट्रस्टी की डेफिनेशन दी नहीं हुई, इन्होंने सिर्फ बताया हुआ कौन कौन नहीं है। तो 3 लोग नहीं है, बेनामीदार नहीं है, मॉर्टगेजी नहीं है, और रॉन्गफुल पोजेशन में जो है वो नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का है प्री के लिए आपको थोड़ा ट्रिक से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ रट्टा मारने से, जैसे हम स्कूल में मारते होते थे रात को बैठ के कॉपियां काली करते थे, वैसे बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, आपको थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ चलना पड़ेगा कि हमने ट्रस्टी की डेफिनेशन को रट्टा क्यों मारना है। सीधी सी बात है, इसमें दिया ही 3 लोग है, उसको याद कर लो, बात खत्म हो जाती है। उसी तरह एप्लीकेशन जो प्लेंटिफ की डेफिनेशन दी हुई है उसमें भी 2 लोग दिए हुए हैं, उनको याद कर लो। डिफेंडेंट के भी सेम ही है, पिटिशनर में 3 बताए हुए हैं, 3 क्लॉज है। बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्होंने सिर्फ बताया हुआ है कि 2 चीजें इंक्लूड है, बाकी और कुछ दी नहीं हुई, तो पेपर में इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ये है। फिर है लिमिटेशन, सेक्शन 3 के अंदर हमने किया था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, कि कब कब हम मानेंगे कि सूट जो था वो इंस्टीट्यूट हो गया था। तो हमने इसमें पढ़ा था कि जब हम सूट की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी केस में जब आपने प्रॉपर ऑफिसर के पास सूट डाल दिया, केस हम फाइलिंग करने के लिए जाते हैं फाइलिंग ब्रांच में, आप जब फाइलिंग करने गए वो आपको एक नंबर दे देते हैं, उसी टाइम आपका सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। ठीक है, और आप एज अ प्रॉपर अप्लाई करने जा रहे हो तो पहले आप एप्लीकेशन दोगे कोर्ट के अंदर, जिस दिन आपने वो एप्लीकेशन फाइल की थी उसी दिन मान लिया जाएगा कि आपने सूट फाइल कर दिया था। अगर आप कंपनी के अगेंस्ट सूट करना चाहते हो तो कंपनी का जब बाइंडिंग का कोरा होता है ना, अगर झोलझाल हो जाता है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है, कोर्ट करता है। तो उस लिक्विडेटर को अगर मेरा कोई क्लेम बनता है, जो भी है क्रेडिटर्स हैं या प्रोमोटर्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो अपना जाके उसको क्लेम बता देंगे, सर मेरा ही क्लेम बनता है। जब मैंने उसको जाके बोल दिया अपना क्लेम, उसी दिन से माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गई थी। ठीक है, फिर काउंटर क्लेम और उसकी बात हो रही है क्लॉज बी में कि सेट ऑफ का हम कब मानेंगे, जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुई थी। लेकिन काउंटर क्लेम का हम किस दिन मानेंगे, जिस दिन रिटर्न स्टेटमेंट में उसने काउंटर क्लेम मांगा था, उसी दिन से मांगेंगे हम। सेम हमने नोटिस ऑफ मोशन को किया था जब हाई कोर्ट में डालते हैं, तो जिस दिन आपने प्रॉपर ऑफिसर को वो एप्लीकेशन दे दी उसी दिन से माना जाएगा। ठीक है, 4 में हमने किया था एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। देखो हर जगह ना प्रिस्क्राइब पीरियड यूज किया हुआ है, क्योंकि इन एक्ट में 3 से लेकर 24 तक हम ज्यादातर पढ़ रहे हैं कि कब कब हमें एक्सक्लूजन मिल रहा है, कब कब एक्सटेंशन मिल रही है, वो सब पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वो प्रिस्क्राइब पीरियड ही यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमको मिल रहा क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी हमको पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड मिल रहा है जो एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो सेक्शन 4 में ये बोल रहा है कि अगर आप सूट फाइल करने गए हो, फॉर एग्जाम्पल वो लास्ट डे था आप जिस दिन फाइल करने गए और कोर्ट क्लोज था, तो आपको उसके बाद जब कोर्ट ओपन होगा, रीओपन होगा, सिर्फ एक ही दिन मिलेगा। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल 15 दिन भी रह गए थे, कोर्ट की छुट्टियां बढ़ गई, वो 15 दिन तो उन छुट्टियों में निकल जाएंगे, फिर भी एक ही दिन मिलेगा। ठीक है, और कोर्ट क्लोज कब माना जाएगा, चाहे वो हाफ एन आवर के लिए क्लोज था, चाहे 1 घंटे के लिए क्लोज था, चाहे थोड़े बहुत पार्ट के लिए क्लोज था, तो वो क्लोज माना जाएगा। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 में है। इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंशन इसमें बताया हुआ है, और ये भी याद होना चाहिए कि सेक्शन 3 सूट अपील और एप्लीकेशन पे लग रहा है। ठीक है, और सेक्शन 4 कहाँ पे लग रहा है, सिर्फ सूट अपील और एप्लीकेशन पे, लेकिन इसमें कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, जो एग्जीक्यूशन की होती है। और सेक्शन 5 भी अपील पे लग रहा है और एप्लीकेशन पे लग रहा है, लेकिन इसमें कौन सी एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कहाँ दी हुई है, 21 ऑर्डर 21 सीपीसी, तो इसके अंदर सारी एप्लीकेशन इंक्लूडेड है, लेकिन 21 की एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फिर है इसमें बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट रीजन था, आप अपील फाइल करने गए हो या एप्लीकेशन डालने के लिए गए हो और आपको लेट हो गई, प्रिस्क्राइब पीरियड भी आपका निकल गया, सॉरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका निकल गया, और आप डिले कंडोन करवा सकते हो, कैसे, सफिशिएंट कॉज बता के जज को। लेकिन ये टोटल जज की डिस्क्रिप्शन है या मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कंडोन करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो जरूर करेगा। तो अगर आप उसको बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो जाते हो उसको सेटिस्फाइड करने में कि हाँ आपके पास बिल्कुल ही सफिशिएंट कॉज था, सफिशिएंट कॉज क्या है वो मैटर ऑफ फैक्ट है वैसे तो, लेकिन इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि अगर आप किसी एप्लीकेशन से, किसी ऑर्डर से, या किसी कोर्ट की जो प्रैक्टिस चलती आ रही है उससे, या किसी जजमेंट से मिसलीड हो गए थे, आपने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन ले ली, आप उससे मिसलीड हो गए, तो ये एक सफिशिएंट कॉज थी कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके अलावा सफिशिएंट कॉज कोई भी हो सकती है, काउंसिल बीमार हो गया, खुद पार्टी बीमार हो गई, उनके घर में कोई शादी थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत सारे सफिशिएंट कॉज हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा दिया नहीं हुआ कि क्या सफिशिएंट कॉज है।
ये आप जज को कन्विंस करने के ऊपर है। फालतू की बात भी सफिशिएंट कॉज आप करवा सकते हो अगर आप जज को कन्विंस कर दो तो, ठीक है। अच्छे जो काउंसिल होते हैं वो करवा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 में बताया हुआ है लीगल डिसेबिलिटी, कि इसमें डिसेबिलिटी का मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसमें बात हो रही है लीगली डिसेबल था वो इंसान सूट फाइल करने के लिए। तो कौन सी डिसेबिलिटी से डील की गई है? माइनर, इंसेन और इडियट। माइनर जो बच्चा है वो फिजिकली तो डिसेबल नहीं होता, पर वो मेंटली इस लेवल पे प्रिपेयर नहीं है कि वो एक सूट फाइल कर सके, अपना डिफेंस रख सके, अपना क्लेम रख सके। और जो इंसेन है वो तो है ही नहीं, उसका मेंटल कंडीशन ही ठीक नहीं है। इडियट और इंसेन में डिफरेंस क्या होता है? इडियट जो होता है वो बाय बर्थ होते हैं, और इंसेन आफ्टर बर्थ कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कोई बीमारी, वो। तो 3 डिसेबिलिटी डील के लिए सेक्शन 6 से ये भी प्री में आता है। कौन सी डिसेबिलिटी है? माइनर, इंसेन और इडियट। तो इसमें बात हुई है कि क्लॉज 1 बोल रहा है कि जब आपके अगर फॉर एग्जांपल पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था और उस दिन जिस दिन स्टार्ट होना था उस दिन आप डिसेबल थे, इन तीनों में से कोई डिसेबिलिटी थी, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। कब तक स्टार्ट नहीं होगा? जब तक ये डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती, ठीक है। क्लॉज 2 में दिया हुआ है अगर आपके पास एक डिसेबिलिटी से आप पहले से ही अफेक्टेड हो और वो डिसेबिलिटी खत्म होने से पहले और दूसरी शुरू हो गई, और वो कब शुरू हो गई? पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होने से पहले, तो दोनों डिसेबिलिटी सीज होने का वेट करना पड़ेगा। एक डिसेबिलिटी थी, माइनर था एक बच्चा, 4 साल के बाद उसको मेजर होना था, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसके पास कितना था? 3 साल पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसको मिलना था। 4 साल के बाद वो होना था, होने से एक दिन पहले, अभी उसको मेजर होने में एक दिन था, एक दिन पहले ही वो गिर गया, चोट लग गई, वो पागल हो गया। तो अभी उसकी एक डिसेबिलिटी गई भी नहीं और दूसरी उसको पहले ही आ गई। और कब आई है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन के स्टार्ट होने से पहले। तो अब हमको इसका भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लॉज 3 में बताया हुआ है कि अगर जो इंसान, जो पार्टी थी जिसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना था, जिसके लिए वो इसी इंसैनिटी में, इसी डिसेबिलिटी में उसकी मौत हो जाती है, तो कौन उसके बिहाफ पे फाइल करेगा? एलआर। लेकिन फॉर एग्जांपल उस दिन एलआर भी डिसेबल थे, मतलब अभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ। एक कोई ए है, ए का ए के आगे पीछे कोई नहीं है, इसका सिर्फ एक ये लड़का है बी, ठीक है। अब इसका कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे अराइज हुआ, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, पर ये तो गया मर, क्योंकि डिसेबल था, अराइज ही नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे अराइज होना था, पर ये डिसेबिलिटी चलती आ रही थी, ये भी निकल गया, तो इसका मतलब ये हमने स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे कहीं जाके ये हो गया, ये मर गया, ठीक है, और डिसेबल ही था, मर गया। अब बचा कौन? ये बचा, ये इसका एलआर, पर ये भी माइनर है, ये भी फाइल नहीं कर सकता। तो ये पीरियड अगर ये यहाँ पर ठीक हो जाता तो चल जाता, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो गई नहीं, अब इसके माइनर को मेजर होने की वेट करनी पड़ेगी। तो जब ये कहीं जाके यहाँ पर कहीं जाके मेजर होगा तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मैम इसमें 2 क्वेश्चन पूछने मेरे को, इसमें एक तो प्रिस्क्राइब पीरियड वो हुआ, एक तो जो मान लो इसका 3 साल है वो, प्लस जितना अभी इसको मिल गया। हाँ, ये सारा टोटल मिला के प्रिस्क्राइब सारा एलआर का भी और उसका भी, हाँ वो प्रिस्क्राइब पीरियड है सारा, एलआर का मिला जो एक्सक्लूड कर दिया हमने, जो ऐड किया, वो क्वेश्चन में बताएंगे भी कितनी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। एक और चीज पूछनी है, मान लो ये बंदे चाहते कि इसके मरने से पहले ये बीच में इसको कर सकते हैं क्या? मान लो ये बंदा जिंदा, इनको उम्मीद है कि ये ठीक होगा, तो एलआर इसके लाइफ टाइम के अंदर कर सकते हैं? नहीं कर तो सकते हैं, वो तो सीपीसी में प्रोविजन वैसे भी है, माइनर को या फिर इंसेन को उसका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन कर सकता है, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं लिमिटेशन पीरियड की। अगर किसी ने नहीं किया फिर भी हमने उनको यहाँ पर एक